हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और तुम्हारा स्वागत है 20th सेंचुरी बॉयज के पार्ट 3 में, जहां आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा कि आखिर फ्रेंड इंडिया में क्यों आया था, आखिर उस टाइम कैप्सूल के अंदर क्या था, एंड फाइनली तुम्हें इस वीडियो के अंदर फ्रेंड के मास्टर प्लान का एक छोटा सा हिंट मिलने वाला है। बट अगर तुमने इससे पहले के 20th सेंचुरी बॉयज के पार्ट्स को नहीं देखा है तो तुम ऊपर आए बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। लेकिन अगर तुमने उन सभी पार्ट्स को पहले से देख लिया है और उसके बाद तुम इस वीडियो के ऊपर आए हो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, अब तक हमने देखा था कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका लीडर एक मिस्टीरियस पर्सन था जिसका नाम था फ्रेंड। देन गाइज हम देखते हैं कि फ्रेंड लोगों को मैनिपुलेट कर उनसे प्योरिफिकेशन के नाम पर मर्डर करा रहा होता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से प्रोफेसर शिकिशिमा की पूरी फैमिली गायब हो जाती है, और इवन केंजी के बचपन के दोस्त डोंकी की भी डेथ हो जाती है। और धीरे धीरे केंजी को ये बात समझ में आने लगती है कि ये सब कुछ चीजें उसके बचपन से जुड़ी हुई है। और इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए केंजी और उसके दोस्त एक टाइम कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं जो कि उन्होंने अपने बचपन में गाड़ा था, एंड उस टाइम कैप्सूल के ऊपर भी वही फ्रेंड वाला सिंबल बना होता है। चैप्टर 9 ए मैसेज। गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हमें 1969 में केंजी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केंजी अपने दोस्तों से कुछ चीजें मांगता है उस टाइम कैप्सूल में डालने के लिए, ताकि जब वो लोग बड़े हो तो वो अपने बचपन को याद कर सके। ठीक तभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर मोहनचान उस टाइम कैप्सूल के अंदर अपना हाथ डाल देता है, बट ठीक तभी मोहनचान एकदम से डर के मारे पीछे हो जाता है, और हम देखते कि उस बॉक्स में से सबसे पहले एक रबड़ का स्नेक और एक फ्रॉग निकलता है, जो कि ऑब्वियसली यार अपने मेंढक राजा क्रेयोन ने उसके अंदर डाला था। देन उन्हें टाइम कैप्सूल के अंदर से कुछ अडल्ट मांगा एंड कुछ अडल्ट पोस्टर मिलते हैं, लेकिन ठीक तभी उस टाइम कैप्सूल के अंदर से एक बहुत बड़ा सा पेज निकलता है जिसमें एक बहुत बड़ा सा रोबोट बना था और साथ ही एक लेजर गन भी। और हम देखते कि वो बड़ा सा रोबोट पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था, एंड ये केंजी ने बनाया था, और इस चीज को याद रखना आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। और लास्ट में उस टाइम कैप्सूल के अंदर से एक बहुत बड़ा सा कपड़ा निकलता है, एंड हमें वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस कपड़े के ऊपर ये सिंबल ड्रॉ कर डोंकी ने इसके अंदर डाला था, एंड डोंकी अपने दोस्तों से बोलता है हम इस फ्लैग को अपने बेस के ऊपर लगाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते कि बिल्कुल वैसा का वैसा फ्लैग फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग के ऊपर भी लगा था। यहाँ फ्रेंड अपने फॉलोवर से बोलता है तुमने आज का अखबार तो पढ़ ही लिया होगा, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। जो भी इंसान गलत ज्ञान का प्रसार करेगा उसे प्योरीफाई करा जाएगा। यूनिवर्स अपने ट्रू फ्रेंड चुनना शुरू कर चुका है, अब समय आ चुका है बर्बादी और पुनर्जन्म का। एंड गाइस हम देखते कि फ्रेंड की इन सभी बातों को सुनकर फ्रेंड के सारे फॉलोवर फ्रेंड के नाम के जय जयकार करने लगते हैं। चैप्टर 10 युकीजी। हमें एक रेस्टोरेंट में दो लड़कियां दिखाई जाती है, जिसमें से बड़ी वाली बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कल्ट करता क्या है और इनका सिंबल कितना ज्यादा अजीब है। एंड कई बच्चों के पेरेंट्स सच में अब बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके बच्चे फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर इस कल्ट के अंदर और भी ज्यादा घुसते जा रहे हैं। I mean, इनके कल्ट और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का तो कोई नाम भी नहीं है, यहाँ तक कि इनके लीडर का नाम भी बस फ्रेंड है। शिट, क्या बकवास है यार। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी स्टूडेंट भरकर उसकी बातें सुनने के लिए आते हैं। बेरोजगारी की भी सच में हद है यार। इसके बाद उसकी दोस्त युकीजी उसे ये बताती है कि उसके कुत्ते ने उसे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। ठीक तभी युकीजी उस सिंबल को बड़े ध्यान से देखती है और उसे वो सिंबल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दूसरी तरफ फ्रेंड के वेयर हाउस के अंदर एक बंदा आता है जिसका नाम था मांजो मैं इंचू। यहाँ एक बंदा मांजो मैन से बोलता है सॉरी सर, हमें इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। बट इस पर मांजो मैन बोलता है तुम टाइम लिमिट की चिंता मत करना, बस तुम्हारी बनाई हुई चीज फ्रेंड को पसंद आनी चाहिए। अब जरा लाइट ऑन करो, मुझे देखना है कि आखिरकार तुमने क्या बनाया है। और गाइस जैसे ही लाइट ऑन होती है हम देखते कि वो कोई जायंट रोबोट टाइप का फेस था जिसके ऊपर फ्रेंड का सिंबल बना था। दूसरी तरफ हम देखते कि केंजी और उसके दोस्त मोहनचान को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आए होते हैं, बिकॉज मोहनचान वापस जर्मनी जा रहा था अपनी जॉब के लिए। एंड वहां से आते वक्त केंजी अपने सारे दोस्तों से बोलता है हमें सिंबल को लेकर सीरियस होना होगा। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि डोंकी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि हो ना हो उसकी डेथ का कनेक्शन जरूर इस फ्रेंड के साथ है। ठीक तभी पीछे से वही रेस्टोरेंट वाली लड़की युकीजी आती है जिसका कुत्ता केंजी के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक तभी केंजी उस लड़की को देखकर बोलता है युकीजी तुम। एंड या गाइस, ये लड़की भी केंजी के बचपन की दोस्त थी। चैप्टर 11 फ्रेंडशिप।
वेल गाइस, हमें यूकी के पास का सीन दिखाया जाता है। यानवो और मानवो दो इवल ब्रदर जो कि हर किसी को बुली किया करते थे। एंड तुम्हें याद ही होगा, ये डोंकी को कुत्तों की तरह मारा करते थे। एंड उस समय यूकी जी एक लौती थी जो कि इन दोनों भाइयों को बराबर की टक्कर देती थी। यूकी जी हर बार यानवो और मानवो को सबक सिखाया करती थी एंड अपने दोस्तों को उन इवल ब्रदर से प्रोटेक्ट किया करती थी। एंड हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते जहाँ पर यूकी जी अब एक नार्क ऑफिसर बन चुकी थी, जो काम उसे अब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एंड क्योंकि यूकी जी बचपन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, इसलिए उसने अपने हाई स्कूल के टाइम पर 12 बुली लड़कों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इसलिए केंजी के सारे दोस्त यूकी जी के मजे लेने लगते हैं कि कैसे यूकी जी अभी भी नहीं बदली है और अब तो वो एक प्रो रेसलर भी बन चुकी है। यहाँ यूकी जी उन्हें समझाने की बार बार कोशिश करती है कि ये सब कुछ एक अफवाह है एंड इन सब ह्यूमर की वजह से ही वो अब तक सिंगल है। बट वो सब कमीने यूकी जी का मजाक उड़ाने लगते हैं एंड उसे इतना ज्यादा एम्बेरस कर देते हैं कि यूकी जी वहाँ से चली जाती है। यहाँ केंजी यूकी जी को रोकता है एंड उसे वो फ्रेंड के सिंबल को दिखाता है एंड उसके बारे में पूछता है। बट यूकी जी को सिंबल को देखकर कुछ भी याद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूकी जी की एक दोस्त और यूकी जी के एक लॉयर फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे से बात करते हैं, मांजो मैन इंचू, क्योंकि उन्हें हाल ही में दूसरों के पेरेंट्स से काफी ज्यादा शिकायतें आ रही थी कि उनके बच्चे किसी फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होकर बड़ी तादाद में उसके कल्ट से जुड़ रहे हैं। यहाँ वो लड़की पहले मांजो मैन से उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछती है। इस पर मांजो मैन बोलता है कि क्या तुम्हें इसे बुलाने के लिए किसी नाम की जरूरत है, और मांजो मैन टेबल से एक चम्मच उठाता है और उसे टेबल पर टैप करता है और वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर ये नाम कैसा रहेगा, और मांजो मैन उन्हें फ्रेंड का नाम भी फ्रेंड ही बताता है एंड वो वहाँ से उठकर चला जाता है। ठीक तभी वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मांजो मैन जिस टेबल के ऊपर बैठा था वहाँ पर रखी सारी चम्मच अचानक से टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें केंजी के मिनी मार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी जी केंजी को ये बताती है कि उसे फाइनली याद आ गया आखिर वो सिंबल किसने बनाया था। चैप्टर 12 ओचो। यहाँ यूकी जी केंजी को ये बताती है कि ये सिंबल ओचो ने ड्रॉ करा था और ये बोलकर यूकी जी वहाँ से जाने लगती है। बट ठीक तभी यूकी जी एकदम से रुकती है एंड वो केंजी को एक एड्रेस देते हुए बोलती है कि तुम मेरी दोस्त इचिहारा से मिलना और ठीक 2 बजे से एड्रेस के ऊपर पहुँच जाना। यहाँ पर फ्रेंड के काफी सारे विक्टिम एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। यहाँ केंजी यूकी जी से बोलता है कि मैं वहाँ पर जाकर करूंगा क्या। इस पर यूकी जी केंजी को बताती है कि बस उसे वहाँ पर जाकर जो कुछ भी पता है उसे वो सब बताना है और वो लोग उसकी फ्रेंड तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगे। और ये कहकर यूकी जी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यूकी जी की पास्ट मेमोरीज को देखते हैं, जहाँ पर उसने यानवो और मानवो को बुरी तरीके से पछाड़ दिया था एंड उसी वक्त यानवो और मानवो ने यूकी जी के सामने अपने कपड़े उतार दिए थे, ये कहते हुए कि यूकी जी उन्हें मारने के लिए अपनी कॉलर और उनके कपड़ों का यूज करती है। एंड इस पर यूकी जी उन दोनों से बोलती है कि आखिर इसमें गलत क्या है। यहाँ पर यानवो और मानवो यूकी जी को उसके कपड़े उतारने के लिए उकसाने लगते हैं एंड अपने गर्म खून की यूकी जी भी गुस्से में अपने कपड़े उतारने लगती है। वैसे तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद यानवो और मानवो ये दोनों कमीने मिलकर यूकी जी के कपड़े उतारने लगते हैं। वैसे ये दोनों भाई है तो बच्चे, बट इनकी हरकतें एकदम राक्षसों वाली है, बिल्कुल तुम्हारे गंदे दिमाग की तरह। मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि केंजी यूकी जी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ पर यूकी जी की दोस्त इचिहारा उससे मिलने के लिए आती है और इचिहारा यूकी जी को ओचो के बारे में बताती है कि ओचो थाईलैंड में एक बिजनेसमैन था, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद से उसने एकदम से अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया और यहाँ तक कि उसने अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया एंड अब तक वो लापता है। एंड यूकी जी इचिहारा से बोलती है कि क्या तुम्हें केंजी का कॉल आया, बट इस पर इचिहारा उसे मना कर देती है एंड वो एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर फ्रेंड के सभी विक्टिम आए थे। जिसके बाद यूकी जी अपने मन में बोलती है, केंजी तुम आओगे ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम पहले आए थे। जिसके बाद में हमें फिर से यूकी जी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी जी हमें ये बताती है कि केंजी को पता था कि वो कमजोर है और वो उन दोनों राक्षसों से कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी वो लड़ा था। और जब मैं रो रही थी तब उसने मुझसे कहा था, यूकी जी प्लीज रो मत और हमारी फ्रेंड बनकर ईवल से लड़ने में हमारी मदद करो। चैप्टर 13 चाओ सान।
अब हमें वही पुलिस वाला बंदा दिखाया जाता है, चाओ सान, जो कि प्रोफेसर शिकिशिमा के केस के ऊपर काम कर रहा था। एंड यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चाओ सान एक हफ्ते के अंदर रिटायर होने वाला था। एंड अपनी जॉब के कारण वो कभी भी अपनी लाइफ में कहीं पर भी टाइम पर नहीं पहुंचा। जब उसकी बेटी का एनुअल फंक्शन था तो वो 2 घंटे लेट पहुंचा था। जब उसकी बेटी की शादी थी तब वो 3 घंटे लेट पहुंचा था। और जब उसकी वाइफ की डेथ हुई तो वो 4 घंटे लेट पहुंचा था। और ठीक तभी से उसकी बेटी ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। बट आज वो अपनी पोती के बर्थडे पार्टी पर जा रहा था और अब वो जाकर यामा-सान से बात करता है और वो यामा-सान को ये बताता है कि वो प्रोफेसर शिकिशिमा के केस के ऊपर काम कर रहा था। और वो यामा-सान को ये बताता है कि कहीं ना कहीं सिंबल का कनेक्शन शिकिशिमा केस और इस वायरस के साथ है। इसलिए मैंने इस केस के बारे में काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी और मुझे ये पता चला कि ये जो फ्रेंड है और ये स्टोर वाला बंदा केंजी, ये दोनों स्कूल में क्लासमेट थे। चैप्टर 14 यामा-सान। देन गाइस हम देखते हैं कि चाओ सान केंजी से मिलने के लिए केंजी की मिनी मार्ट पर जाते हैं। बट उस समय चाओ सान देखते हैं कि केंजी बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए वो उससे बिना बात करे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन केंजी के क्लास टीचर ने चाओ सान को ये बताया था उनकी क्लास में एक बच्चा था जो कि स्पून्स को बेंड कर देता था। ठीक तभी चाओ सान को अपनी बेटी का कॉल आता है और उसकी बेटी अपने डैड से बोलती है, डैड अगर आज आप अपने पोते की बर्थडे पार्टी पर टाइम से आ गए तो मैं आपको माफ कर दूंगी। और अपनी बेटी की ये बात सुनकर चाओ सान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहाँ से जाते हुए यामा-सान चाओ सान की गर्दन पर अपना हाथ रखता है और उसे बर्थडे पार्टी में जाने के लिए गुड लक बोलता है। लेकिन जब चाओ सान रास्ते में चल रहा होता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसकी गर्दन के पीछे से खून आ रहा था। एंड गाइस हमें ये पता चलता है कि यामा-सान फ्रेंड के कल्ट का हिस्सा था। एंड चाओ सान को फ्रेंड के बारे में इतना कुछ पता था कि चाओ सान का जिंदा रहना फ्रेंड के लिए खतरे से खाली नहीं था। इसलिए फ्रेंड चाओ सान को वायरस देकर प्योरीफाई करा देता है। Chapter 15 The Time for Human Extension। गाइस हम युकी को देखते हैं जो कि केंजी के स्टोर पर आकर फोटोकॉपी करा रही थी उनके होने वाले क्लास रियूनियन के कार्ड्स की। और युकी केंजी से बोलती है, शायद इस क्लास रियूनियन की वजह से हमें ओचो के बारे में कुछ पता चल सकता है। वैसे मुझे ओचो के बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता है। और केंजी के बार बार पूछने पर युकी उसे ये बताती है, आज से 9 साल पहले थाईलैंड में ओचो का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उसने मिस्टीरियस तरीके से अपना घर बार और अपने बीबी बच्चों को छोड़ दिया था। और इसके बाद से अब तक उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन 8 साल पहले एक बिजनेसमैन था जो कि ओचो को जानता था और उसने ओचो को इंडिया के अंदर देखा था। तुमने बिल्कुल सही सुना, 20th सेंचुरीज बॉयज के अंदर इंडिया का रेफरेंस डाला गया है। वैसे नाओकी उरासावा भी क्या करे, इंडिया है ही इतना महान। मूविंग ऑन हम देखते कि फ्रेंड इंडिया में बहुत ज्यादा धार्मिक बना हुआ था, बिल्कुल एक साधु की तरह। और वो उस आदमी से बोलता है कि अब वो यहाँ से तिब्बत जाने वाला है। फिर हम फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपने फॉलोअर से बोलता है, अब फाइनली वो समय आ चुका है जब मेरा सपना सच होगा। और मेरा सपना है वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। दिसंबर 2000 तक ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और यहीं पर 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 3 खत्म हो जाता है। और अब काम की बात, अगर 20th सेंचुरीज बॉयज का पार्ट 4 चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना फ्रेंड। 50 कमेंट का टारगेट है, बाकी तुम समझदार हो। और हाँ, अगर तुम कुछ हॉरर मांगास ट्राई करना चाहते हो तो तुम इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो या फिर तुम मेरे चैनल के ऊपर भी जा सकते हो। बाकी तब तक के लिए बाद में मिलते हैं। आरिगातो।